नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम समन्वय, प्रकृति एवं महत्व नामक पाठ के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं कुलदीप बीरवाल, प्रवक्ता कॉमर्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे समन्वय के अर्थ और उसकी परिभाषा पर। आज हम जानेंगे समन्वय की प्रकृति, साथ ही साथ समन्वय प्रबंध का सार और समन्वय की आवश्यकता क्यों है, इसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे और अपने टॉपिक का अंत करेंगे हम समन्वय का महत्व जानकर। तो चलिए आगे बढ़ा लेते हैं। एक बड़ी अच्छी बात कही गई है, समन्वय जो है वो 2 जमा में 2 बराबर में 5 को संभव बनाता है। 2 + 2 = 5 पॉसिबल होता है कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, तो जो देखते हैं होता है किस प्रकार से होता है, उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले समन्वय का अर्थ हम जान लेते हैं, परिभाषा के साथ शुरू करते हैं, फिर उसका अर्थ समझेंगे। कुंटज महोदय क्या कह रहे हैं? समन्वय प्रबंध का सार तत्व है जो कि एक समूह के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत प्रयासों में सामंजस्य लाने के लिए किया जाता है। क्या अर्थ निकल रहा है? समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संस्था में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। एक तरह से जितनी भी क्रियाएं हम जो है वो करते हैं संस्था के अंदर, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने की बात की जा रही है ताकि संगठन के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक और प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किया जा सके। समन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है तालमेल बनाना, अर्थात किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों अथवा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। कोऑर्डिनेशन एक व्यावसायिक उपक्रम के संदर्भ में हम कह सकते हैं समन्वय का अर्थ व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं जैसे कि क्रय, विक्रय, उत्पादन, वित्त इत्यादि को संतुलित करना है ताकि व्यवसाय के उद्देश्यों को हम आसानी से प्राप्त कर सकें। मिस्टर मैकफारलैंड ने भी एक बढ़िया सी डेफिनेशन दी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में साझा कर लेता हूं। समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों के एक व्यवस्थित स्वरूप का विकास करता है और सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाओं में एक रूपता को सुनिश्चित करता है। वहीं मतलब कहने का वही तात्पर्य है घूम फिर के। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारे व्यवसाय के अंदर जितनी भी क्रियाएं की जा रही हैं, चाहे वो क्रय से रिलेटेड है, चाहे वो विक्रय से रिलेटेड है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है इत्यादि, ये सभी उनका आपस में जो है वो तालमेल बनाकर रखना जो है वो समन्वय कहलाता है। तो अब समन्वय की प्रकृति के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअल में नेचर कैसी है कोऑर्डिनेशन की? समन्वय एक उद्देश्य को प्राप्त करने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया। ये हम परिभाषाओं को और अर्थ के द्वारा हम समझ चुके हैं। अब इसकी प्रकृति के ऊपर चर्चा करते हैं। समन्वय सामूहिक प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करता है। थोड़ा सा अर्थ और क्लियर कर देगा जब हम प्रकृति जो है वो समन्वय की हम पढ़ेंगे। समन्वय की आवश्यकता उस समय पड़ती है बच्चों जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों के प्रयासों की जरूरत हो, या फिर हम कहें कि समन्वय का संबंध सामूहिक प्रयास से है न कि एकाकी प्रयास से। यदि एक ही व्यक्ति काम करने वाला हो तो किसी के साथ तालमेल वाला तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो जहां 1, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हो किसी भी संस्था में, तो वहां पर हमें समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। फिर समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। समन्वय की प्रकृति प्रयास में एकता पैदा करने की है। इसका अभिप्राय समन्वय प्रक्रिया के दौरान एक संगठन की विभिन्न क्रियाओं में एकता पैदा करना जो है वो इसका प्रयास रहता है। उदाहरण के रूप में अगर समझें हम, तो क्रय और विक्रय विभागों को अपनी क्रियाओं को इस ढंग से समन्वित करना होता है ताकि क्रय आदेशों की पूर्ति आसानी से की जा सके। फिर तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है, समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब लगातार चलने वाली, कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हमेशा के लिए एक ही बार में पूरा कर लिया जाए, बल्कि इसकी आवश्यकता तो हर कदम पर, हर प्रक्रिया के दौरान जो है वो हमें पड़ेगी। व्यवसाय में अनेक क्रियाएं की जाती हैं, इनमें से कोई ना कोई क्रिया आवश्यकता से अधिक या कम
होती रहती है तो संतुलन बिगड़ जाता है। अतः सभी क्रियाओं में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें लगातार निगरानी रखनी पड़ती है। फिर समन्वय एक सर्वव्यापक कार्य है। सर्वव्यापकता का अर्थ तो अब तक आप समझ चुके होंगे। उस सत्य से हम कहते हैं जो सभी क्षेत्रों में, चाहे वो व्यवसायिक हो चाहे वो गैर व्यवसायिक हो, तथा सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होता हो, हम उसको सर्वव्यापकता कहते हैं। समन्वय इसी प्रकृति का है। एक शिक्षण संस्थान की हम अगर बात करें तो टाइम टेबल बनाना समन्वय स्थापित करने का एक सबसे अच्छा उदाहरण कहा जाएगा। क्रिकेट के खेल में सभी खिलाड़ियों को पूर्व निर्धारित स्थानों पर खड़ा करना, जिसको हम फील्डिंग बोलते हैं, फील्डिंग लगा ली तो पहले से ही निर्धारित होता है कि कौन सा खिलाड़ी कहां पर खड़ा होगा। अगर ये निर्धारित ना हो तो फिर जो है वो कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाएगा। इसी प्रकार ही एक व्यवसायिक इकाई में क्रय, विक्रय, उत्पादन, वित्त, एडवर्टीजमेंट आदि विभागों की क्रियाओं का मिलाप करना बहुत आवश्यक होता है। फिर समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। समन्वय की जरूरत उच्च, मध्य और निम्न तीनों ही प्रबंधकीय स्तरों पर होती है। सभी स्तरों पर की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं। अतः सभी प्रबंधकों का यह उत्तरदायित्व है कि समन्वय स्थापित करने का प्रयास करें। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि समन्वय का किसी विशेष प्रबंधकीय स्तर, उच्च स्तर, निम्न, मध्य तीनों ही स्तरों पर बहुत अधिक महत्व है। और हमारा आखिरी पॉइंट प्रकृति का, समन्वय जानबूझकर किया जाने वाला कार्य है। समन्वय कभी भी अपने आप स्थापित नहीं हो सकता, बल्कि यह जानबूझकर किया गया एक प्रयास होता है। केवल सहयोग से ही बात नहीं बनती, सहयोग के साथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हम उदाहरण के लिए हम बात करें तो एक अध्यापक बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने की इच्छा रखता है, यह एक सहयोग है। लेकिन स्कूल के टाइम टेबल नहीं बनाया गया तो यहां समन्वय का अभाव हो जाएगा। पढ़ाने की इच्छा रखता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसे किस समय कौन सी कक्षा में जाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कक्षाएं ढंग से नहीं लग पाएंगी। यहां समन्वय के अभाव में जो अध्यापक है उसका किया जाने वाला सहयोग भी अर्थहीन हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर सहयोग के अभाव में समन्वय कर्मचारियों को असंतुष्ट करता है और एक ही समय पर दोनों का होना बहुत जरूरी है। सहयोग क्या होता है, मिलजुल कर काम करने की इच्छा को हम सहयोग कहते हैं, जो कि स्वयं उत्पन्न होती है, किसी में की नहीं जाती है। तो ये कुछ पॉइंट थे समन्वय की प्रकृति के। आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को और चर्चा करते हैं समन्वय प्रबंध का सार है। इसके ऊपर इस प्रकार का प्रश्न अक्सर आ जाया करता है एग्जाम में। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। समन्वय के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह दिमाग में उठता है कि क्या इसे प्रबंध के अन्य कार्यों, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े, की श्रृंखला में ही प्रबंध का छठा कार्य मान लिया जाए या नहीं। कुछ प्रबंध विशेषज्ञ जैसे कि हेनरी फ्योल, एलन या फिर टीड का मानना है कि समन्वय प्रबंध का एक अलग कार्य है। लेकिन आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञों की अगर हम बात करें कि समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रबंध के अन्य सभी कार्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम ये चर्चा कर चुके हैं कि समन्वय जो है वो सार्वभौमिक है, हर जगह होता है, हर स्तर पर होता है। इस विचारधारा के प्रबल समर्थक जो हैं वो कुंटज, ओडोनेल रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा भी है कि समन्वय प्रबंध का सार है, अर्थात जब एक प्रबंधक प्रबंध के सभी कार्यों को पूरा करता है तो समन्वय की स्थापना में ही व्यस्त रहता है। चलिए इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ते हैं। समन्वय को हम नियोजन कार्य के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक प्रबंधक जब नियोजन के कार्य में व्यस्त होता है तो उस समय उसके सोच विचार का केंद्र बिंदु समन्वय ही होता है। विभिन्न विभागों की क्रियाओं को ध्यान में रखकर ही नियोजन कार्य किया जाता है। अगर हम उदाहरण लेकर इस चीज को समझना चाहें कि जब एक विक्रय प्रबंधक अपने विभाग के विक्रय लक्ष्य, सेल्स टारगेट को बढ़ाने की योजना बना रहा होता है तो वह उत्पादन प्रबंधक, क्रय प्रबंधक, वित्त प्रबंधक आदि से भी विचार विमर्श करता है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ऐसा करना यह प्रदर्शित करता है कि नियोजन के दौरान समन्वय स्थापित किया जाता है। प्रबंध का कोई
भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे समन्वय के अभाव में पूरा किया जा सके या जिसका प्रयास समन्वय स्थापित करना ना हो। तो उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरे कार्य के साथ में जोड़ते हैं समन्वय को संगठन के साथ में। प्रबंध के संगठन कार्य के अंतर्गत संस्था के मुख्य कार्यों को अनेक उप कार्यों में बांटने और उन्हें पूरा करने वाले व्यक्तियों के मध्य संबंधों की व्याख्या की जाती है ताकि व्यवसाय की सभी क्रियाएं व्यवस्थित ढंग से पूरी की जा सके। जब प्रबंधक यह कार्य कर रहा होता है तो उसका प्रयास सभी विभागों में और एक ही विभाग के अनेक व्यक्तियों में समन्वय स्थापित करना रहता है। उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। उत्पादन विभाग में काम करने वाले अनेक व्यक्तियों के मध्य काम का बंटवारा इस ढंग से किया जाता है कि जहां एक व्यक्ति का काम खत्म हो वहीं दूसरे का शुरू हो जाए, क्योंकि एक व्यक्ति के काम में कमी अन्य सभी को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए सभी व्यक्ति अपने काम को ठीक समय पर पूरा करते हैं और एक दूसरे के काम में अड़चन नहीं बन पाते हैं। तो देखिए संगठन और समन्वय कितना आवश्यक है, आपस में जुड़ा होना। अब तीसरा हमारा जो कार्य है नियुक्तिकरण के साथ जोड़ते हैं समन्वय को। संगठन कार्य के अंतर्गत जो संस्था के विभिन्न पद स्थापित किए गए हैं, हमने नियुक्तिकरण के बारे में पिछले चैप्टर में थोड़ा सा जाना था कि पदों को भरना और उन पदों पर उन व्यक्तियों को बनाए रखना जो है वो नियुक्तिकरण कहलाता है। तो संगठन कार्य के अंतर्गत तो संस्था के विभिन्न पद स्थापित कर दिए, जबकि नियुक्ति कार्य में उनमें जान डाली जाती है, मतलब उनमें व्यक्तियों को चूज करके उनको जॉब दी जाती है। अर्थात संगठन के विभिन्न स्थापित पदों पर व्यक्तियों से भरा जाता है। जब एक प्रबंधक नियुक्ति का कार्य कर रहा होता है तो उस समय भी उसका ध्यान समन्वय को समर्पित होता है। उसका यह प्रयास रहता है कि सभी पदों को योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों से भरा जा सके ताकि संस्था में किसी भी क्रिया जो भी करें हम उसमें कोई रुकावट ना आए, बिना रुकावट के वो चलती रहे। फिर समन्वय को निर्देशन के साथ में जोड़ते हैं। प्रबंध निर्देशन कार्य को पूरा करते समय समन्वय को प्राथमिकता देता है। जब वह एक अधीनस्थ को आदेश या निर्देश देता है, अधीनस्थ का अर्थ क्या होता है, जो किसी अपने अधिकारी के अंडर में जो वो कार्य कर रहे होते हैं, हम उनको अधीनस्थ कहते हैं। अन्य लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अन्य लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना को टालने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसी विचारधारा कुछ और नहीं बल्कि समन्वय स्थापित करने का ही एक प्रयास होता है। अगर हम उदाहरण लेकर इस चीज को समझने का प्रयास करें, एक जैसा काम करने वाले दो व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए ताकि उनमें मन मुटाव ना हो, इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं सामान्य भाषा में। अब अपने आखिरी वाले उसके साथ जोड़ लेते हैं नियंत्रण के साथ समन्वय को। नियंत्रण के अंतर्गत काम की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है ताकि समय पर ही सुधारात्मक कार्रवाई करके विपरीत परिणामों से बचा जा सके। समन्वय के संदर्भ में कह सकते हैं हम कि नियंत्रण द्वारा संस्था के उद्देश्यों, उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों एवं मानवीय प्रयासों में संतुलन स्थापित किया जाता है। तो समन्वय और हम कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण को अलग अलग नहीं कर सकते। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है। हमने देखा नियोजन के साथ भी वो जुड़ा हुआ है, हम उसको अलग नहीं कर सकते। हमने देखा संगठन के साथ भी समन्वय जुड़ा हुआ है, अलग नहीं किया जा सकता। फिर इसी के साथ साथ नियुक्तिकरण के साथ भी जुड़ा हुआ है, निर्देशन और समन्वय का आपस में जो है वो जुड़ाव है, और नियंत्रण और समन्वय भी आपस में जुड़े हुए हैं। अतः तो हम बिना सोचे समझे तो बिल्कुल हम कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इस चीज के अंदर कि समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि ये तो प्रबंध में ही जो है वो एक तरह से, इसके बगैर प्रबंध जो है वो एक तरह से बिखरा हुआ सा नजर आएगा, क्योंकि हर प्रबंध के कार्य में तो समन्वय है। तो हम कह सकते हैं कि समन्वय जो है वो प्रबंध का एक सार है। अब चर्चा करते हैं, क्या समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। हमने कार्य में तो हमने देख लिया कि हर एक प्रबंध के कार्य में समन्वय जो है वो घुसा हुआ है, उसके बगैर तो पॉसिबल हो ही नहीं रहा था हमारा। अब ये जान लेते हैं, क्या समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रबंध के हमारे 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। प्रबंध के स्तरों को यदि समन्वय की दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि समन्वय का संबंध
किसी एक प्रबंधीय स्तर पर तो नहीं है, बल्कि इसकी आवश्यकता अथवा महत्व सभी प्रबंधकीय स्तरों पर बराबर है। किसी काम को यदि एक व्यक्ति कर रहा हो तो समन्वय की समस्या उत्पन्न होगी ही नहीं, क्योंकि दो व्यक्ति या दो से ज्यादा में कोऑर्डिनेशन होता है। एक अकेला व्यक्ति तो अपने हिसाब से कार्य कर लेता है, क्योंकि सारा काम एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न किया जाना है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समन्वय का संबंध सामूहिक प्रयासों के साथ ही जुड़ा हुआ है, और प्रबंध का अर्थ भी सामूहिक प्रयासों से ही हमने लिया था। प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अनेक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से पूरा किया जाना होता है, और इसी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए उनमें कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय की आवश्यकता होती है। तो कह सकते हैं हम कि समन्वय की आवश्यकता सभी प्रबंध के स्तरों पर होती है। इतना ही नहीं, बल्कि यदि प्रबंध के तीनों सत्रों को एक नजर से देखा जाए तो यह भी अपने आप में एक समूह बन जाता है, और समूह का नाम आते ही समन्वय की आवश्यकता हमें महसूस होती है। जहां एक व्यक्ति कार्य करेगा वहां हमें समन्वय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीजें कर लेगा। हमें समन्वय की आवश्यकता कहां पड़ती है बच्चों? जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को कर रहे होते हैं। तो जब प्रबंध की हमने बात कर ली, तो प्रबंध में तो वही होता है जहां बहुत सारे व्यक्तियों से हमें कार्य करवाना होता है। तो बहुत सारे जहां आ गए तो वहां पर फिर समन्वय आ जाता है। तो कह सकते हैं तीनों प्रबंध के स्तरों पर व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी समन्वय की आवश्यकता होती है। तो हम इस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, अगर एग्जाम में आ जाए तो चर्चा कर लेते हैं समन्वय के महत्व को। हमारे आज की ऑनलाइन क्लास का आखिरी पॉइंट है ये। तो पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं इसको। सबसे पहला, संगठन का आकार, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज के समय की अगर हम बात करें तो व्यवसाय का पैमाना बढ़ता चला जा रहा है। व्यवसाय का पैमाना बढ़ने पर उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ रही है। सभी व्यक्तियों की रुचि, काम करने का ढंग, आपसी मेलजोल, काम करने का उद्देश्य, सहन शक्ति आदि अलग अलग होती है। ये हम जानते हैं अच्छे से। इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी, इसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी उन्हें एक समूह में काम करना होता है, जो कि आसान कार्य नहीं है। सभी को साथ लेकर चलना कोई आसान कार्य नहीं है। अतः जरूरी है कि समन्वय के माध्यम से ऐसा वातावरण तैयार किया जाए ताकि सभी व्यक्ति संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में ध्यान लगाएं और उसमें पूरा योगदान दे सकें। फिर दूसरा, कार्यात्मक विभेदीकरण। एक संस्था में स्थापित विभिन्न विभागों का हित अलग अलग हो सकता है। किसी का क्रय से संबंधित है, किसी का विक्रय से संबंधित है, कोई एडवर्टीजमेंट पे ध्यान दे रहा है, कोई वित्त पे ध्यान दे रहा है, तो अलग अलग ही होता है। ऐसी स्थिति संस्था के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने में रुकावट बन जाती है या पूरा करने में असमर्थ सी हो जाती है। इस हानि से बचने के लिए एक ही तरीका होता है, वो होता है सभी विभागों में आपस में समन्वय स्थापित कर दिया जाए। अगला पॉइंट चलते हैं, विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन। प्रत्येक संगठन में विशिष्टीकरण का लाभ उठाने के लिए एक मुख्य क्रिया को अनेक छोटी छोटी उप क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक उप क्रिया को अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा जाता है। मतलब एक कार्य को कई भागों में, छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि साइकिल बनाना हो गया, तो एक व्यक्ति तो पूरी साइकिल नहीं बनाएगा, कोई ब्रेक्स बना रहा है, कोई घंटी बना रहा है, कोई सीट बना रहा है, कोई फ्रेम बना रहा है। इस प्रकार से छोटी छोटी उपक्रियाओं में हम बांट देते हैं। प्रत्येक उपक्रिया अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दी जाती है, जो कि उस उपक्रिया के विशेषज्ञ होते हैं। कोई घंटी बनाने का विशेषज्ञ है, अगर हम साइकिल की ही बात करें, कोई सीट बनाने का विशेषज्ञ है, कोई टायर बनाने का विशेषज्ञ है। प्रत्येक व्यक्ति कुल कार्य की परवाह किए बिना अपने कार्य को अपने ढंग से करना चाहता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उनमें समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी हो जाता है। समन्वय स्थापित हो जाने पर सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य कुल कार्य के संदर्भ में समय पर पूरा कर पाते हैं। तो यहाँ समन्वय का ये महत्व होगा। कहीं ये ना हो घंटियां तो बहुत सारी बन गई, टायर नहीं बने, साइकिल तो पूरी नहीं हो पाएगी बिना टायर के। तो इसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन का फायदा होता है हमें। फिर विभिन्न प्रक्रियाओं का एक दूसरे पर निर्भरता, आखिरी पॉइंट। समन्वय के महत्व का अगला तत्व या कहें तो आखिरी तत्व हमारे आज की ऑनलाइन क्लास का, एक संस्था की सभी इकाइयों का एक दूसरे पर आश्रित होना है। विभिन्न इकाइयां
एक दूसरे पर जितना अधिक आश्रित होंगे, समन्वय की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। साइकिल वाला उदाहरण आप फिर से ले सकते हैं। घंटियां तो बहुत सारी बन गई, लेकिन टायर नहीं बन पा रहे, या ब्रेक्स बहुत सारी बन गई, घंटियां नहीं बन पा रही, या फिर सीट बहुत सारी बन गई, या दूसरा कोई पार्ट नहीं बन पा रहा, तो हम कंप्लीट साइकिल हम बना ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सभी का एक दूसरे पर आश्रित होते हैं ये। जहां आश्रित वाला तत्व आएगा वहां पर फिर हमें समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों, ये था हमारा आज की ऑनलाइन क्लास का टॉपिक, समन्वय, उसकी प्रकृति और उसका महत्व। आज हमने समन्वय के अर्थ को जाना। समन्वय वह प्रक्रिया थी जिसमें एक संस्था में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में हमने सामंजस्य स्थापित करना होता है। तो वो सामंजस्य स्थापित करना ही जो है वो समन्वय कहलाता है, ताकि संगठन के उद्देश्यों को आसानी से कुशलतापूर्वक पूरा कर सके। हमने समन्वय की दोनों परिभाषाओं पर चर्चा की। हमने जाना कि समन्वय की प्रकृति कैसी है, और सबसे जो है वो महत्वपूर्ण चीज हमने समन्वय प्रबंध का सार हमने जाना, जिसमें हमने डिस्कशन कर लिया प्रबंध के जो नियोजन है, संगठन है, नियुक्तिकरण है, निर्देशन है, इनके साथ में कंट्रोलिंग है, हमारा नियंत्रण, इनके साथ में हमने समन्वय को जोड़ा। और हमने देखा प्रबंध के लगभग तो नहीं कहेंगे, प्रबंध के सभी कार्यों में जो है वो कोऑर्डिनेशन की हमें आवश्यकता पड़ती है। हमने साथ ही साथ ये भी जान लिया आज कि समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है, उच्च स्तर पर भी, मध्य स्तर पर भी, निम्न स्तर पर भी। और अपने टॉपिक का हमने अंत किया समन्वय के महत्व को जानकर। तो हम कह सकते हैं कि समन्वय जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है वो कड़ी है प्रबंध में, और जो 2+2=5 बनाना संभव करता है, क्योंकि इसको प्रबंध के किसी कार्य, प्रबंध के किसी स्तर से अलग नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप आसानी से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा ये। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।